हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं रेलवे एग्जाम्स 2026 के लिए। जो भी एग्जाम 2026 में रेलवे के होने हैं उनके लिए पीवाईक्यू सीरीज। हालांकि ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस एएलपी में पूछे गए थे। अगर आपका एएलपी का एग्जाम आने वाले टाइम में है तो आपको इस क्वेश्चन को करके जाना जरूरी है। तो इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर किस तरह के क्वेश्चन को सेट करता है। तो और ये एग्जाम कब हुआ था? 25 नवंबर 2024 का फर्स्ट शिफ्ट था। आप इसको लगा कर देखेंगे, देखें आप कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन को आपको रोककर पहले करनी है, उसके बाद देखना है कि क्या आपने वही अप्रोच लगाया जो मैंने आपको बताया, क्योंकि इस बात पर डिपेंड करेगा कि आप क्वेश्चंस को कम टाइम में कैसे करते हैं। ठीक है, तो जैसे एक क्वेश्चन है पहला कि एक कार 4 क्रमिक 3 किलोमीटर की दूरी क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करती है, तो इस दूरी पर उसकी औसत गति कितनी है। यहाँ आपको बोला गया कि 3 किलोमीटर, हर 3 किलोमीटर पर उसकी स्पीड चेंज हो जा रही है। लेकिन आप एक बात समझें कि अगर हमें इस 3 अगर नहीं भी दिया होता तब भी हम इसका एवरेज इजीली निकाल सकते थे, यानी कि इस 3 की हमें आवश्यकता नहीं थी। तो इसके लिए आप कोई एक ऐसा डाटा ले लें जो इन सारे नंबर से कट जाए। तो मैं मान के चलता हूँ कि इसका एलसीएम 60 होगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि पहला 60 किलोमीटर का डिस्टेंस ये 10 की स्पीड से चल रहा होगा, फिर अगला 60 का डिस्टेंस 20 की स्पीड से चल रहा होगा, फिर अगला 60 कितने से 30 से, और फिर अगला 60 60 की स्पीड से। यानी कि मैंने 60 60 मान लिया, मैंने 3 3 ही माना। क्यों 60 मान लिया? ताकि हमारा कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। आपको पता है कि अगर एवरेज डिस्टेंस, एवरेज गति निकालते हैं, यानी कि औसत गति निकालते हैं हम लोग, क्या निकालते हैं? औसत गति, एवरेज स्पीड। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? टोटल, कुल दूरी, दूरी बटा कुल समय, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, कुल समय। ठीक है, डिस्टेंस मैंने बोला कि 60 लेंगे तो हर 60 4 टर्म लगेगा, तो 60 इंटू 4 हमारा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। और अगर समय की बात करें तो पहला 60 कितने की स्पीड से जा रहा है? 10 की स्पीड से। अगला 60 कितने की स्पीड से जा रहा है? 20 की स्पीड से। अगला 60 कितने की स्पीड से जा रहा है? 30 की स्पीड से। और अगला 60 60 की स्पीड से। यहां से अगर टोटल टाइम निकालेंगे, टी जो होगा, मैंने यहां से डिस्टेंस अपन स्पीड किया, यहां से मेरा टाइम आ जाएगा, ये 6 बार में चला जाएगा, ये 3 बार में चला जाएगा, ये 2 बार में चला जाएगा, और ये 1 बार में। 6 3 9, 1 10 2 12, यानी कि हमारा ये 12 टोटल टाइम हो जाएगा। ठीक है, यहां से आप पढ़ेंगे 12 पंचा 60, 5 चौका 20 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या हो जाएगा? एवरेज स्पीड, यानी कि औसत गति हो जाएगा। सी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर इज 7 245। ठीक है, तो आपको इसका गुणनफल पूछा है। तो संख्याओं का गुणनफल, नंबर प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल, मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संख्याओं का गुणनफल जो होता है, जैसे दो संख्या है का उसका गुणनफल आपको निकालना हो, गुणनफल ये क्या होता है? ये एचसीएफ इंटू एलसीएम, यानी कि एलसीएम लॉसो और मोसो का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमें एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है, ये कितना दिया हुआ है? एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 7, और एलसीएम कितना दिया हुआ है? 245। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31, 7 ने 14, 14 और 3 17, 1715 करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया है 2 पर पावर q इंटू, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि a पर पावर कोई भी नंबर है उसकी पावर अगर 0 है, इसका वैल्यू 1 होता है। तो हमको इसका वैल्यू तो कोई बता देगा, 2 पर पावर 3 कितना हो जाएगा? 8,
इंटू 0, 0 नहीं, मैंने क्या बताया 1, और ये 27, यानी कि आंसर 9 और 8 दोनों का मल्टीपल होगा, तो 8 का मल्टीपल यही नंबर दिख रहा है। बाकी आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, 38 56, 8 दिन 16 5 21, 216 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला कि एक दुकानदार 5% और 4% की क्रमिक छूट देता है, यानी कि अगर लगातार छूट दिया जाए, क्रमिक छूट दिया जाए, तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि एक सक्सेसिव का फॉर्मूला बनता है, यानी कि अगर A% पहले A% की चेंज, फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है उस पर B% की छूट दी जाए, तो ओवरऑल आपसे पूछा जाए तो इसका फॉर्मूला होता है A प्लस बी प्लस A इंटू बी बाय 100। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सक्सेसिव, यानी कि लगातार प्रतिशत बदलाव का। ठीक है, अब इस पे हम लोग लगाएंगे। आपको बोला गया है क्या कि 5%, तो अगर छूट की बात करें तो हमको A का वैल्यू -5 और B का वैल्यू -4 लेना है, तो आप करेंगे तो -4 प्लस -5 -4 और प्लस -4 इंटू -5/100, क्योंकि यहाँ दो साइन एक साथ नहीं होता तो मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये क्या हो जाएगा -9 और ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 5 का 20.2 आ जाएगा। ठीक है, 0.2 हो जाएगा। तो आप इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, आप देखें ऑप्शन में क्या दिख रहा है, इसमें से एक घटा देंगे तो 8 हो जाएगा और ये 0.80, ये आपका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल किस किस तरीके से आप निकाल सकते हैं, इस बारे में आप सोचिए। त्रिभुज के क्षेत्रफल 3 तरीके से निकल सकते हैं। एक तो ये होता है कि समबाहु त्रिभुज होता है, तो आपको पता है कि √3 भुजा होता है। ठीक है, या फिर दो त्रिभुज, एक त्रिभुज है, ठीक है, तो इसका अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल है तो आपको पता है 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी क्षेत्रफल होता है। अगर एक त्रिभुज ऐसा है जिसके बीच का कोई एंगल दिया हो 60 डिग्री और ये 4 और 3 हो, तो इसका एरिया कैसे निकलता है 1/2 4 3 इंटू 4, जो साइड दिया हो और बीच का एंगल साइन 60 डिग्री। तीन तरीका तो दिख गया आपको, हालांकि ये दोनों सेम ही होता है क्योंकि साइन का वैल्यू यहाँ पर 90 होता है, इसलिए ये 1 हो जाता है। और एक और तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपका हीरोन्स फॉर्मूले पे ही बनेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि ट्रायंगल का एरिया कितने तरीके से निकाला जा सकता है। तो पहले हम लोग को निकालना होता है, हीरोन्स फॉर्मूला की बात करेंगे, डायरेक्ट निकालना हो तो ये एरिया का साइन है √S इंटू S माइनस A S माइनस B इंटू S माइनस C, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ S क्या है, यहाँ S है, S बराबर है A प्लस B प्लस C बाय 2। इस S को बोलते हैं हम लोग सेमी पेरीमीटर। क्या बोलते हैं, सेमी पेरीमीटर। अगर हिंदी में बात करें तो उसको बोलते हैं अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप। ठीक है, अब यहां से हम लोग को पहले S निकालना होगा, तो साइड क्या दिया हुआ है 5 प्लस 7 प्लस 10 बाय 2, ये क्या हो जाएगा 7 5 12 10 22 बट 2 11, इसका S निकल जाएगा। ठीक है, आप यहाँ S रखेंगे, S 11 है, A का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमें 5, तो 11 में से 5 चला जाएगा, फिर 11 में से 7 जाएगा और फिर 11 में से 10 जाएगा। आप यहां से देखेंगे क्या आएगा 11 गुना 6 गुना 4 गुना 1। लेकिन जैसे आप 11 निकाले, आप ऑप्शन पर ध्यान देते तो मैंने यहाँ पे ऑप्शन 66 लिखा है, यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन में 11 तो दिखना ही चाहिए। ठीक है, तो आप देखेंगे 11 सिर्फ और सिर्फ एक नंबर ऑप्शन में था, यानी कि आप सिर्फ सेमी पेरीमीटर निकालते तो भी आप आंसर को क्लिक कर सकते थे। बाकी आप यहाँ से निकालेंगे तो इसका अगर आप निकालेंगे तो ये 2 4 में, इस 4 को देख के क्या आता है 2 इंटू 2, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा और इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो ये 66 आपका आंसर हो जाएगा। तो कई बार आप अगर ऑप्शन पर ध्यान रखते हैं तो क्वेश्चंस काफी आसान हो जाता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन कहता है एक टैंक से पानी बहता है जिसके आधार का आयाम 200 मीटर और 150 मीटर दिए गए हैं। पानी 1.5 मीटर और 1.25 मीटर आयाम वाले एक आयताकार पाइप से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बहता है, तो पानी का स्तर 2 मीटर तक कितने समय में बढ़ेगा? ठीक है, आपसे टाइम पूछा है। आप इसको पहले सॉल्व करें, तो मैं पानी पीता हूँ। दें पानी। क्वेश्चन बहुत कम लोगों ने किया था, यूं कहें तो मैंने देखा है कि मात्र 10% टेक्स्ट बुक पर इसके बच्चों ने सॉल्व किया था। ठीक है, तो आप इसको देखें, आप कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आपको क्या बोला कि एक टैंक है, और जो मैं तरीका बताऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि ये तरीका आपको कहीं मिलेगा, आपको ये तरीका जल्दी नहीं मिलेगा। ठीक है, मैं आपको बेसिक पहले समझा देता हूँ, बस उसके बाद मैं बताऊंगा आपको एग्जाम में लिखना कितना होता है। आपको क्वेश्चन में बोला कि एक टैंक है, ठीक है, वो एक आयताकार लिखा है, लेकिन आयताकार टैंक में जैसे ही पानी भरेगा वो एक घनाव का आकार ले लेगा। तो आपको क्या दिया है कि इसकी लंबाई कितनी दी है? 200 मीटर, यानी कि ये हम मान लेते हैं 200 मीटर है। ठीक है, और चौड़ाई कितना दिया है? 150 मीटर। और बोला कि इसमें 2 मीटर तक पानी का स्तर बढ़ने में कितना, यानी कि ये जो हाइट है ये 2 मीटर तक ही बढ़ेगा, यानी कि यहां से लेके यहां तक ही इसमें से पानी आएगा। इसको भरने में कितना टाइम लगेगा? और इसमें जो डाला जा रहा है वो क्या है? वो भी एक आयताकार पाइप है, इस तरीके का आयताकार पाइप है जिससे पानी इसमें आ रहा है। ठीक है, इसका भी आपको क्या दिया हुआ है? लेंथ दिया हुआ है कितना? 1.5, और चौड़ाई कितना दिया? 1.25। आपको ये मैंने समझाने के लिए लिखा कि क्वेश्चन का एक्चुअल मतलब क्या है, लेकिन आपको एग्जाम में कितना लिखना है इस पे बात करते हैं। आप समझें कि इस जो घनाभ है इसमें जो पानी भरेगा उसका आयतन और इससे जो पानी निकलेगा उसका आयतन समान होगा। और हम आयतन पता है आपको कि घनाभ का आयतन क्या होता है, तो वो होता है L गुना बी गुना एच। तो हम फॉर्मूला नहीं लिख रहे, डायरेक्ट कर रहे हैं। तो 200 मीटर इंटू 150 मीटर इंटू 2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? इस निकलने वाले आयताकार पाइप के पानी के बराबर। ये कितना है? 1.25, 1.25, 1.5 है, 1.5। और ये जो पानी के अंदर आ रहा है वो कितनी स्पीड से आ रहा है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर 20 किलोमीटर प्रति घंटा पूछ रहा है तो 20 किलोमीटर को अगर हम मिनट में बदलें, मिनट में पूछा गया है, तो यहाँ 60 आ जाएगा। ठीक है, 20 किलोमीटर, और इसको किलोमीटर को मीटर में बदलना होगा तो इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। और टाइम पूछा है तो आप टी मान लेंगे कि टी टाइम लगेगा। ठीक है, कट तो नहीं रहा है? कट रहा है थोड़ा सा, इसको इधर कर लेते हैं लोग। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग इसको टी मान लिए, टी टाइम लग रहा होगा, बस इसको आपको कुछ नहीं करना, सॉल्व करना है। अब जैसे देखें क्या करना है, यहाँ से जैसे जैसे ही डेसिमल हटेगा, ये डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ जाएगा? 2 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ का डेसिमल हटेगा तो 1 जीरो और आ जाएगा, यानी कि मैंने डेसिमल को हटा दिया। ठीक है, कोई और पेन ले लेते हैं। अब आप करेंगे क्या करेंगे? 25 को जैसे देखेंगे, 25 कितने हो जाएगा? 25 पंचा 125, 25 अठा 200। ठीक है, और 15 ये 10 बार में चला जाएगा। उसके बाद ये 1000 से ये 1000 चला जाएगा, ये 20 तिया 60 हो जाएगा। और कुछ कटता हुआ दिख रहा है? ये 5 दूनी 10 दिख रहा। और 16 इंटू 3, 16 इंटू 3 कहाँ पे कुछ मिस हो रहा है क्या? हाँ, 8 16 48, 8 16 32 तिया 96, आपका 96 टी का वैल्यू आ जाएगा। बस कैलकुलेशन आपको करना था, आपका करेक्ट आंसर बी आ जाता। बोला कि 50 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 150 सेंटीमीटर है, उनमें से 5 विद्यार्थी उसमें से 5 विद्यार्थी जिनकी औसत ऊंचाई 146 है कक्षा छोड़ देते हैं, और 5 अन्य विद्यार्थी जिसकी औसत ऊंचाई 156 है कक्षा में शामिल हो जाती हैं, तो औसत ऊंचाई कितनी होगी? आपको एवरेज दिया हुआ कितना है? पहले हम बात करते हैं एवरेज।
एवरेज कितना, औसत कितना दिया, 150 दिया है। अब हम लोग देखेंगे टोटल चेंज कितना आ रहा है। एक स्टूडेंट है जिसकी औसत ऊंचाई 146 है, एक ने ऐसे 5 स्टूडेंट है, उसके स्थान पर कितने आ जा रहे हैं, फिर से 5 ही आते हैं, लेकिन हर किसी का एवरेज कितना है, 156 है। तो डिफरेंस कितना आ जा रहा है, तो आप देखेंगे 146 से 156 कितना, 10 का डिफरेंस है। और ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, तो 5। तो टोटल डिफरेंस जो आएगा वो टोटल सम जो है कितना हो जाएगा, 50। और ये टोटल 50 स्टूडेंट में बट जाएगा, क्योंकि टोटल स्टूडेंट कितना है, 50। तो ये 50 एक बार में चला जाएगा, यानी कि 151 आपका करेक्ट आंसर होगा, और इसका सी राइट आंसर होगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग 36 है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 4 गुने के बराबर है, तो दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। पहली संख्या मान के चलते हैं, एक फर्स्ट संख्या है, इसका कितना गुना है, इसका 5 गुना। सेकेंड नंबर जो है इसके 4 गुने के बराबर है। तो आप यहाँ से निकालेंगे, ये मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, ये 4/5 आ जाएगा। और आपको क्या बोला कि इसका सम, यानी कि अब ये क्या है, रेशियो में, यानी कि पहली संख्या 4 है, दूसरी संख्या कितना है, 5। तो 9 यूनिट की वैल्यू कितना है, 36 है। तो आपको 5 यूनिट का वैल्यू नहीं, बड़ी संख्या आपसे पूछा है, उसको निकालना है। तो ये कितना गुना है, ये 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा, तो कितना हो जाएगा, 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पेन का कलर चेंज कर, ठीक है। एक व्यक्ति कुछ संतरे तीन संतरे प्रति रुपए की दर से खरीदता है, और उतने ही संतरे 2 संतरे प्रति रुपए की दर से खरीदता है, तो 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे प्रति दर्जन किस कीमत पर बेचना चाहिए। यानी कि कह क्या रहा है कि वो प्रति दर्जन किस कीमत पर, तो इसका मतलब वो प्रति दर्जन खरीद के कितने पे ला रहा होगा, उस पे उसको निकालना जरूरी है। तो पहले हम लोग दर्जन निकालते हैं, बोला क्या कि उतने ही, तो हम लोग 6 कर लेते हैं। तो 3 संतरे का, अगर 3 संतरे का कीमत 1 रुपया दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1 रुपया। तो हम लोग अगर 12 पुराना है तो वो भी 6 ले लेंगे, इसको भी 6 कर लेंगे। तो 6 संतरे का कीमत तो कोई भी बच्चा बता देगा, कितना हो जाएगा, 2 रुपया। यानी कि अगर अमाउंट 2 गुना हुआ तो पैसा भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। अब ये पहले कंडीशन। अब सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा है कि उतने ही संतरे 2 संतरे, अब 2 संतरे कितने में खरीद के ला रहा है, संतरे का कीमत कितना है, ये भी 1 रुपया ही है। क्योंकि हमको 12 पुराना है तो 6 यहाँ से आ गया, फिर 6 यहाँ से करने के लिए 6 संतरे का कीमत क्या होगा, संतरे का कीमत, ये 3 गुना हो गया तो ये भी 3 रुपया हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अभी हमको कुल क्रय मूल्य पूछेंगे, कुल क्रय मूल्य 12 संतरे का कितना हो जाएगा, 12 संतरे का आप बोलोगे 3 दू 5 रुपया। अब बोल रहा है ये जो 5 रुपए में खरीद के लेके आ रहे हैं, इसको कितने रुपए में बेचेंगे ताकि हमको 20% का लाभ हो। तो आपको पता है, या तो आप इसको 20% निकाल के डायरेक्ट 5 में जोड़ दें, या डायरेक्ट इसका 120% में निकाल सकते हैं, ये आपका एसपी आ जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा आपका, 5 का 120%, और ये आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, 12 पंचा 60 और 2 जीरो कट जाएगा तो 6 आ जाएगा। यानी कि मैंने क्या किया, मैंने 20% ना निकाल के डायरेक्ट 120% निकाल दिया, क्योंकि आपको पता होना चाहिए जो क्रय मूल्य होता है वो 100% होता है, और विक्रय मूल्य जो प्रॉफिट है उसमें ऐड हो जाता है, यानी कि 120% इसका एसपी होगा, यानी कि विक्रय मूल्य होगा। मैंने डायरेक्ट क्रय मूल्य में 120% निकाल दिया, वो हमारा एसपी आ गया, यानी कि विक्रय मूल्य, यानी कि इसी कीमत पर बेचना चाहिए। ठीक है, आपको अब समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। बोला कि 3 के पहले 25 गुंजों का औसत निकालिए। जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं, तो आपको अगर पहला नंबर और आखिरी नंबर पता हो तो औसत निकालते हैं लोग कैसे हैं, औसत औसत निकालने के कई सारे तरीके। अगर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर निकालना दिया हो तो आपको करना क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, यानी कि अंतिम संख्या, बाय 2 करना है। अब जैसे अब 3 के 25 में 3 का पहला गुणज क्या होगा, 3 गुना 1, और 3 का 25वां गुणज क्या होगा, 3 गुना 25। ठीक है, बाय 2। तो 75 3 78 बटा 2 39 आपका क्या हो जाएगा,
करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 क्या हो जाएगा? 39 क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर अगर दिया हो, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर अगर दिया हो तो क्या कर सकते हैं आप, इजिली निकाल सकते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा करके ये अब बोला कि 9 ये दिया हुआ है, समानुपात का साइन है बीच में, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों चीजें आपस में मल्टीप्लाई होता है और इससे डिवाइड हो जाता है। ये कैसे होता है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको बेसिक से बताता हूँ। अगर इस तरीके से दिया है तो ये 9/16 इंटू 8 बराबर 18/x। इस स्टेप को आप डायरेक्ट गायब कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं 16, ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है। इसको आपको अगली बार से आप डायरेक्ट लिखेंगे और ये डिवाइड में आता है 9.6। ये डायरेक्ट लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि एक बार पहले ये लिखेंगे फिर ऐसा करना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये दोनों आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। अब ये दिया हो या ये दिया हो, वो उससे डिवाइड हो जाता है। ठीक है, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं डायरेक्ट। आप यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, यहाँ से डेसिमल हट जाएगा, तो 12×8 = 96, 12×1 = 12, बढ़ चौक 48। ठीक है, यानी कि यहाँ 7 दिख रहा है, नीचे 7 नहीं दिख रहा, तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा। बाकी आप और भी कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, 4 और ये 7, ये 2 और ये 9, 63/2। 63/2 कितना हो जाएगा, 31.5। ठीक है, कैसे होगा, 63 से 1 कम करेंगे 62, 62 का आधा 31 होता है और 1 का आधा 0.5 होता है। मेंटली करना है। आपको दिया है कि x + 1/x अगर 5 हो तो x² + 1/x² का वैल्यू आपको निकालना है। अब कई लोग बोलेंगे कि फॉर्मूला होता है 5 का स्क्वायर करते हैं -2 करते हैं, लेकिन ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि हम लोग अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो इस साइड भी स्क्वायर करते हैं, तो क्या होता है, x² + 1/x² + 2 इंटू x इंटू 1/x, और ये 25 हो जाता है, और ये x से x कट जाता है, इसलिए इस साइड आकर 25 - 2 यानी कि 23 हो जाता है। ये इसका बेसिक है। कुछ लोग ऐसा बताते हैं कि ऐसा रहेगा तो ऐसा करना है, बस देख के भी कर सकते हैं आप। इसका स्क्वायर करेंगे तो एक 2 इस साइड आएगा और इस साइड 25 में से 2 चला जाएगा, 23 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला याद रखने की आवश्यकता है। ये मैंने लिखा है, बाकी मैं भी करूंगा तो उससे पहले कर दूंगा जो याद रखता है कि कब प्लस होगा कब माइनस होगा। ठीक है, कंफ्यूजन होता है उससे। आपका ऑब्जर्वेशन सही है तो आपको टाइम नहीं लगेगा। बोला कि एक विशेष समय पर सूर्य की स्थिति के कारण 6 फीट लंबा व्यक्ति 4 फीट की परछाई बनाता है, जबकि 36 फीट की परछाई बनाता जबकि एक खंभा 36 फीट की परछाई बनाता है, तो खंभे की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, खंभे की ऊंचाई कितनी है? मान के चलें कि सन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर सन मैंने बना दिया। ठीक है, थोड़ा सा कलाकारी कर लेते हैं। यहाँ पर क्या बोला कि एक आदमी है जो कितना 6 फीट लंबा है। अगर 6 फीट लंबा है तो ये 4 फीट बना रहा है परछाई। ये परछाई उसकी धूप के कारण यहाँ परछाई बनेगा। उसी टाइम बोला कि एक और खंभा है जो 36 फीट की परछाई बना रहा है, तो ये इसकी लंबाई आपसे पूछा है। यहाँ पर ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस आपको ये समझना है कि अगर सन का टाइम दोनों एक ही टाइम पर हो तो दोनों का रेशियो सेम होगा। यानी कि 6/4, अगर 6 वाला 4 बना रहा है तो 36 वाला कितना कौन 36 वाला बना रहा होगा, तो ये इसका 9 गुना हो रहा है, तो इसका भी गुना 9 गुना होगा, यानी कि 54 करेक्ट आंसर होगा। समझ में हो सकता है आपको नहीं आया होगा, मैं आपको समझाता हूँ। यानी कि 4 जो है, ये 4 कितना बना रहा है, 6 बना रहा है। 4 कितना बना रहा है, 6 बना रहा है। तो 36 कितना बनाएगा, तो 1 कितना बनाएगा, 6/4। तो 36 कितना बनाएगा, मैं यूनिट में काम कर रहा हूँ। 4 यूनिट कितना बना रहा है, 6 फीट बना रहा है। तो 36 में 6/4 गुना 36, ये 54 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर समझ में नहीं आया तो एक और बात मैं समझाता हूँ कि अगर इसका रेशियो क्या होगा, 6/4, इसका रेशियो उसके रेशियो, इसको अगर मैं x मान लूं, ये x, इसका रेशियो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसको भी आप सॉल्व करेंगे तब भी आपका 54 ही आएगा। इसको भी सॉल्व आप कई तरीके से कर सकते हैं। कोई क्या करेगा, इसको मल्टीप्लाई करेगा फिर डिवाइड करेगा। मैं बोलूंगा ये कितने गुना हो रहा है, 9 गुना हो रहा है, तो ये भी कितना होगा,
यानी कि अब भी x का वैल्यू कितना, आंसर कितना होगा 54। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, आई होप। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बोला कि निम्नलिखित कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। जब 11 से इतना बड़ा संख्या है तो कैसे करते हैं इसको, ऐसा नहीं कि इसको बैठकर डिवाइड करने लगना है। आपको इवन नंबर, इवन पोजीशन और ऑड पोजीशन के सब का डिफरेंस चेक करना है, सम का डिफरेंस। 9 4 13, 1 14 और 4 18, मैंने 18 लिखा। 8 2 10, 6 16। इसका डिफरेंस या तो 11 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। ना ही 11 आया ना ही 0 आया, तो ये आंसर नहीं हो सकता। 7 4 11, 11 5 16, 16 4 20, 7 2 9, 9 और 6 15, 15 इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ना ही 0 आएगा ना ही 11 आएगा, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। 11 या 0 आना चाहिए। ठीक है, 9 4 13, 13 8 21, 21 4 25 और 9 6 2 8, 8 और 6 14। जब इसको आप घटाते हैं तो ये 11 आ जाता है, 0 नहीं आता है, 11 भी आ गया तब भी आपका ये आंसर हो जाएगा। अगर हमारा आंसर सी तक आ गया है तो हमको डी चेक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो श्योर है कि वो ना ही 11 होगा ना ही 0 होगा। यानी कि आपको इवन पोजीशन यानी कि सम स्थान और विषम स्थान को योग करना है उसका, और उसका अंतर निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये आपको दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको समझा देता हूँ क्या है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बेसिक कुछ है नहीं, बस आपको ग्राफ देकर उसका क्वेश्चन को सॉल्व करना था। एक मिनट, हाँ अब ठीक है। अब क्या है कि बाइक का उपयोग करने वाले, बाइक का उपयोग कितने लोग कर रहे हैं, तो 300। ये ग्राफ सही ढंग से क्यों नहीं काम कर रहा। बाइक कितना यूज कर रहा है, 300 लोग। और मेट्रो का उपयोग करने वाले, मेट्रो कहाँ पर है, मेट्रो हमारा यहाँ पर है, ये 150 है। तो इसी का रेशियो आपसे पूछा है। ठीक है, अनुपात के बीच का अनुपात, तो 150 गुना 300 होता है 2:1, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आपको दिख नहीं रहा होगा ग्राफ, बट आप लोग कंप्रोमाइज करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आसान है। ठीक है, आपको पूछे समलंब चित्र में रेखा एल एम के समानांतर है, तो ये रेखा इसमें दिया हुआ नहीं है। मैं टैब देंगे कोई, दूसरा टैब दीजिए तो। उसमें उसी में निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको एडिट कर देंगे। ठीक है, का डाटा क्या था, ये इस तरीके से था लाइन। ठीक है, एरो और एक लाइन यहाँ से है और एक लाइन यहाँ से है। ये आपको y दिया हुआ है, ये 60 दिया हुआ है और ये x दिया हुआ है और ये 105 दिया हुआ है। और आपसे पूछा है, आपको बोला गया कि एल एम के समानांतर, तो ये लाइन एफ का एल है और ये एम है, ये इसके समानांतर है। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है। तो क्या है कि इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक कुछ नहीं, आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये इसका और इसका सम हमेशा 180 डिग्री होता है। तो x का वैल्यू कितना होगा, 180 में से 105 घटाएंगे तो x का वैल्यू हमारा 75 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, जब भी एक लाइन इस तरीके से बना हो तो ये दोनों एंगल आपस में बराबर होता है, तो ये यहाँ पे कट्टम कुट्टा बना है तो यहाँ पे भी 60 बन रहा होगा। तो इसका मतलब इसका सम भी कितना होगा, 120 होगा। तो y कितना हो जाएगा हमारा 120 डिग्री।
आपसे पूछा क्या है, x प्लस 2y, तो x मैंने कितना निकाला था 75, और 2y का अगर वैल्यू निकालना हो तो 240 हो जाएगा। 120 दूनी 240, तो ये कितना हो जाएगा 5 7 4 11, 315 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 4% वार्षिक ब्याज की दर से 11,000 पर 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जब भी आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछा जाए तो आप कुछ और नहीं, सिर्फ सक्सेसिव लगा दें, तब भी आपका काम हो जाएगा। जैसे 2 साल का सक्सेसिव का मैंने क्या बताया था आपको, कि सक्सेसिव का फॉर्मूला मैंने बताया था a गुना b। ये बार-बार आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए, कई लोग ऐसे भी होंगे, कोई स्टूडेंट जिनको इसमें भी दिक्कत होगा। तो ए और बी की जगह 4-4 ही है, क्योंकि पहले साल भी 4% और दूसरे साल भी 4% ही है, तो यहाँ पे प्लस होगा, सॉरी, ए प्लस बी, तो क्या है 2 4 प्लस 4 प्लस 4 गुना 4/100। आपको कुछ नहीं, ये सब भी लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको याद रखना है कि क्या होता है, पहले जुटता है, तो 4 4 8 और 16 के पहले पॉइंट आएगा तो 8.16। आपको डायरेक्ट ये लिखने आना चाहिए, इतना परसेंट का क्या होगा चक्रवृद्धि ब्याज, और आपसे क्या करना है 11,000, तो 11,000 का को इससे मल्टीप्लाई करना है, 816 गुना, डेसिमल यहाँ पर है 11,000, क्योंकि ये परसेंटेज में है तो ये 2 जीरो नीचे आएगा, और फिर ये हटेगा तब भी 2 जीरो आएगा। हमको कुछ नहीं 11 से मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ से 3 जीरो तो खत्म हो जाएगा। तो 11 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम लोग को, जैसे ये लिखा हुआ है 816, तो 6 लिखेंगे, 6 के बाद क्या है 7, छोड़ते जाएंगे, 8 1 9 और ये 8, डेसिमल यहाँ आएगा, तो 897.6 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 से मल्टीप्लाई बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। ठीक है, बोला कि ए अकेले एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उस कार्य को, ठीक है, बी उस कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, ए और बी 32 रुपए में पूरा करते हैं, सी की मदद से उन्होंने 3 दिन में कार्य पूरा किया, तो सी को कितना पैसा भुगतान किया जाना चाहिए। यानी कि हमें ये पता चल जाए कि ए कितना यूनिट काम कर रहा है, बी कितना यूनिट काम कर रहा है और सी कितना यूनिट काम कर रहा है, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर इजीली बता देंगे। ठीक है, तो जैसे दिया हुआ क्या है, ए कितने दिनों में कर रहा है 6 दिन में, बी 8 दिन में, और सी हमें नहीं पता है, तो हम मान के चलते हैं 24 यूनिट एलसीएम। इसका एलसीएम निकालेंगे 24 होगा। कैसे मैंने कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 6 से होना चाहिए, जैसे ही 6 ले लिया तो इसमें से क्या बच गया 4 बच गया, क्योंकि इसमें 8 4 गुना 2 है, तो 4 गुना 2 है, तो ये 6 में क्या हो गया, एक 2 तो आ ही गया, बच गया 4, तो 6 चौका 24, डायरेक्ट इसका एलसीएम आप ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कितना यूनिट काम करेगा, तो ये 4 यूनिट काम करेगा, और ये 3 यूनिट, ये इतना दिन में कर रहा है 4 यूनिट डेली करेगा तो 24 यूनिट कर देगा, ये 8 दिन में कर रहा है 3 यूनिट डेली कर रहा है तो 24 दिन कर दे रहा है। यानी कि हमें पता चल गया कि ए 4 यूनिट इफिशियंसी है और बी की कितनी है 3 यूनिट, तो हम लोग मान के चलते हैं 4 यूनिट ये कर रहा है, बी इतना कर रहा है, और सी का हमको इफिशियंसी पता नहीं है। ठीक है, और ये मिलकर कितने दिनों में कर दे रहे हैं 3 दिन में कर दे रहे हैं, और पूरा काम है कितना 24 यूनिट, 3 8 24, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस सी की वैल्यू 7 इस साइड आएगा, 4 3 7, तो माइनस 4 3 7 इस साइड आएगा तो 8 माइनस 7, तो सी की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगा। ये ऐसा क्यों आया, और सी तीनों मिलके कर रहा है तो सी प्लस ही होगा, इसमें कुछ वाली बात नहीं है। ये पाइप टंकी का नहीं है कि एक खाली कर रहा है, ठीक है, ये काम ही कर रहा है, तो ए का सी का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। अब ए 4 यूनिट कर रहा है, बी 3 यूनिट कर रहा है, और दो 1 यूनिट कर रहा है। अब सब मिलके कर रहे हैं तो दिन तो सबको बराबर ही लगा होगा, तो पैसा टोटल है कितना 4 3 7 1 8, 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3200 रुपए, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 400 आएगा, क्योंकि इसका 4 गुना है, तो इसका भी 4 गुना कितना हो जाएगा 400, और इसी एक का वैल्यू पूछा था आपसे, तो 400 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इसके इकाई का अंक, इकाई दिहाई और सैकड़े का अंक 2 3 1 अनुपात में है। इकाई पहले दिया तो हम संख्या को कैसे लिख सकते हैं 4 3 2,
ठीक है, ये इकाई है, ये दहाई है, ये सैकड़ा है। बोला संख्या के अंकों को पलटने पर संख्याओं का योग 1332 है, यानी कि जब इसको हम पलटते हैं तो उसका योग कितना आ जाता है 1332। तो आप यहाँ एक बात समझें कि हम 4 इसका सैकड़े के स्थान पर इसका कितना मल्टीपल ले सकते हैं। पहला 1 रखेंगे, रेशियो है तो सब में सेम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 रख सकते हैं, यानी कि पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ 2 है, यानी कि पहला 1 है और दूसरा 2 है। तो हम दोनों चीज चेक कर लेंगे, उतना मुश्किल है नहीं क्वेश्चन, जितना मुश्किल ये देखने में लग रहा है। यानी कि 432 अगर हम मान के चलते हैं तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा 234। दोनों को जोड़ेंगे कभी 1332 नहीं आ पाएगा। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 8 6 4, अगर हम नंबर को ये मान लें और फिर इसका उल्टा 4 6 8 कर दें और जब आप इसको जोड़ते हैं तो क्या आता है 8 4 12 1332 हमारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर गया, यानी कि नंबर ये है और उसका पलटने पे ये है। अब इसी का आपसे डिफरेंस पूछा है तो आप क्या करेंगे 6 8 4 6 8 इसका डिफरेंस पूछा है। 14 में से 8 गया 6 और ये 9 हो जाएगा और ये 7 में से 4 गया 3, तो 396 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, शायद यही तो क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।